प्रोटोप्लाज्म के बारे में कि प्रोटोप्लाज्म की खोज यहाँ पर किसने की थी। सबसे पहले यह भी प्रश्न आप लोगों से यहाँ पर पूछा जाता है, तो आपको सीधे सीधे यहाँ पर आंसर करना है कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसकी खोज किसने की थी। तो आंसर करना, डुजार्डिन नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी। ठीक है, और फिर यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कि जब उन्होंने प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी तो इसको क्या कहा गया था। तो आंसर करना, इनको हम सारकोड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना है कि जब कभी भी हम डुजार्डिन के बारे में बात करते हैं तो जो भी यहाँ पर डुजार्डिन होता है, डुजार्डिन नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही सबसे पहले यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी। और जब इन्होंने खोज की थी तो इसका नाम इन्होंने रखा था क्या, सारोकोड। ठीक है, उसके बाद थोड़ा टाइम बीत गया। थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था पुरकिंजे। क्या नाम था, पुरकिंजे। और पुरकिंजे की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो जो पुरकिंजे है उन्होंने यहाँ पर एक नया शब्द दिया, प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम दिया इन्होंने, प्रोटोप्लाज्म। तो मैंने क्या बताया कि जब कभी भी हम सेल के बारे में बात करते हैं, जब हम कोशिका के बारे में बात करते हैं, तो जो भी यहाँ पर कोशिका होती है उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ होता है। जो भी कंटेंट, जो भी सामग्री हमें सेल के अंदर दिखाई देगी उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। दूसरे नंबर पर प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी, डुजार्डिन नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी और तब उन्होंने इसका नाम रखा था सारोकोड। ठीक है, फिर यहाँ पर बात आती है कि यह बताइए प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी। तो आंसर करना कि प्रोटोप्लाज्म की खोज डुजार्डिन ने की थी, लेकिन जो नामकरण किया था वह किसने किया था। तो आंसर करना, पुरकिंजे ने किया था। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ना एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ कि जब कभी भी आपके एग्जाम में यह पूछा जाए कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइफ, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि यह बताइए जीवन की इकाई किसे कहते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई जीवन की इकाई किसे कहते हैं, तो आपको सीधे सीधे यहाँ पे आंसर करना है, जीवन की इकाई होती है सेल, जिसको हम हिंदी में कोशिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेल, कोशिका। ठीक है, वहीं पर ही दूसरे नंबर पर अगर आपसे यह पूछा जाता है कि यह बताओ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, मतलब जीवन का भौतिक आधार। अगर इस तरह से प्रश्न आपका पूछा जाए तब आप यहाँ पर क्या आंसर करेंगे। तो उस टाइम पर आप लोगों को यहाँ पे आंसर करना है प्रोटोप्लाज्म। क्या आंसर करना है, तो आंसर करना है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ओके, चल। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि अगर आपसे यह पूछा जाता है कि जीवन की इकाई क्या होती है, जीवन का आधार क्या होता है, या ऐसे पूछ सकता है जीवन का आधार क्या होता है, तो आपको आंसर करना है जीवन का आधार है सेल, कोशिका। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि यह बताओ फिजिकल बेसिस, यानी भौतिक आधार कौन सा है, तब आपका आंसर चेंज हो जाएगा और आपको यहाँ पर क्या बताना है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, डन बच्चों यहाँ तक, ओके। अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट, अब यहीं से ही आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि यह बताओ कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो यहाँ पर बात कही गई है कि जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म होता है, यह किसने बताया है, और यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा है। ठीक है, तो आपको सीधे सीधे यहाँ पे आंसर करना है कि एक क्वेश्चन तो आपका यही से ही बनता है, क्या कि थॉमस हेक्सले नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ही प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार बताया था। तो यहाँ से भी प्रश्न आपका पूछा जाता है कि भाई ये बताइए कि जीवन का भौतिक आधार जो स्टेटमेंट दिया गया है ये किसने दिया है, तो आंसर करना थॉमस हेक्सले ने यहाँ पर दिया है। जब कभी भी हम प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात करते हैं, इस कोशिका के अंदर पाया जा रहा है, तो जितनी भी यहाँ पर गतिविधि होगी, जितनी भी रिएक्शंस होंगी, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होंगी, या कह सकते हो जैविक क्रियाएं होंगी, वाइटल एक्टिविटीज होंगी, वो कहाँ पर होंगी, इसी द्रव्य में होंगी, इसी प्रोटोप्लाज्म में होंगी। तो देखो मैंने क्या लिखा है कि सभी तरह की जैविक क्रियाएं इसी द्रव्य के अंदर होती हैं, मतलब प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही सभी तरह की क्रियाएं होती हैं। ठीक है,
आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि यह बताइए कि जब हम प्रोटोप्लाज्म को देखते हैं तो इसमें जल का कितना भाग होता है, और आंसर आपको क्या करना है 80%। आंसर क्या करना है आपको यहाँ पर 80%। ठीक है, तो चलो एक बार फिर से मैं आप लोगों को फटाफट से यहाँ पर बताती हूँ। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब हम सेल के बारे में बात करते हैं तो सेल हमारे जीवन की, और कह सकते हो हमारी बॉडी की, हमारे शरीर की या किसी भी जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको यह बताया कि जब हम किसी भी सेल को देखते हैं तो सेल के चारों तरफ प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, और उसके अंदर जो कुछ भी सामग्री पाई जाएगी, जो भी कंटेंट पाया जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, प्रोटोप्लाज्म कहा जाएगा, यानी जीव द्रव्य कहा जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि जीव द्रव्य की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले पूछा जाता है जीव द्रव्य की खोज किसने की थी। आंसर करना, डुजार्डिन नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले जीव द्रव्य की खोज की, लेकिन उन्होंने इसको क्या नाम दिया था, सारोकोड। ठीक है, बाद में एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था पुरकिंजे, और उन्होंने फिर प्रोटोप्लाज्म शब्द यहाँ पर दिया था। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि जीवन की भौतिक इकाई किसे कहते हैं, तो आंसर करना, जीवन की भौतिक इकाई हम प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य को ही कहते हैं। और ये स्टेटमेंट किसने दिया था, आंसर करना थॉमस हेक्सले। ठीक है, इसके बाद पूछेगा कि यह बताओ कि जो भी यहाँ पर कार्य हो रहा है, जो भी यहाँ पर वाइटल एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है, जो भी यहाँ पर जैविक क्रियाएं हो रही है, वो कहाँ पर होंगी, यहीं पर होंगी। और फिर आता है यहाँ पर कि यह बताइए प्रोटोप्लाज्म के अंदर जल की कितनी मात्रा हमें देखने के लिए मिलती है। आंसर करना है 80%, 80% हमें यहाँ पर यह देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा, है ना। चलो अब इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं। अब बात करते हैं आगे कि भाई सेल को हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम सेल को देख रहे हैं, किसी भी कोशिका को देख रहे हैं जिसके अंदर भरा हुआ है प्रोटोप्लाज्म। क्या भरा हुआ है, प्रोटोप्लाज्म, यानी जीव द्रव्य यहाँ पर भरा हुआ है। ठीक है, अब जीव द्रव्य में अगर तरल पदार्थों को ही विभाजित करना हो, कि भाई द्रव्य पदार्थ जो होते हैं उनको अगर आप विभाजित कर रहे हो, तो आप इसको कैसे विभाजित करके पढ़ सकते हो। पहला तो इसके अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, जिसको हम सभी कहते हैं यहाँ पर कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। ठीक है, और जो कुछ भाग होता है, जो कुछ लिक्विड होता है, वो आपके न्यूक्लियस के अंदर भी पाया जाता है, और हम उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, और हिंदी में कहा जाएगा केंद्रक द्रव्य। ठीक है, या केंद्रक द्रव्य ही ठीक है, केंद्रक द्रव्य या केंद्रक रस। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि देखो बच्चों, सेल की अगर आप बात कर रहे हो, सेल में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य भरा है वो क्या हो गया आपका केंद्रक द्रव्य, और बाहर जो उसके द्रव्य भरा है वो क्या हो गया कोशिका द्रव्य, और इन दोनों के मिलने से आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म। क्या बन जाएगा यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब जो भी हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है, इसमें कुछ ठोस वाला भाग भी हमें दिखाई देता है, कुछ कठोर भाग भी हमें दिखाई देता है, और उसे हम सभी कहते हैं ऑर्गेनेल्स। क्या कहते हैं उसको हम सभी यहाँ पर कोशिकांग कहते हैं। क्या कहेंगे, कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, अब इन तीनों को हम एक चित्र के माध्यम से यहाँ पर समझते हैं, ताकि जल्दी से आप लोगों को यह समझ आ जाए। चलो तो शुरू करते हैं यहाँ पर, और इस चित्र को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। अब ये आपको एक सेल दिख रहा है, ये पूरा आपको क्या दिख रहा है, एक सेल दिख रहा है, एक कोशिका यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पूरा 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 जो पदार्थ है उसको हम सभी क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म। क्या कहेंगे बेटा, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, हमें यहाँ पर बीच में एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। ठीक, न्यूक्लियस के अंदर जो तरल पदार्थ भरा हुआ होगा इसको क्या कहा जाएगा, केंद्रिका द्रव्य, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, बाकी पूरी जगह जो पदार्थ भरा हुआ है, जो पूरा रस यहाँ पर, द्रव्य यहाँ पर भरा हुआ है, इसको हम सभी क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्म। ठीक है, और जो हमें यहाँ पर इस तरह से सॉलिड वाला भाग दिखाई दे रहा है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया,
राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज, है ना, यहाँ तक कि न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कुछ भी हमें यहाँ पर बाकी का ठोस भाग दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, आंसर करना कि उसी को हम सभी कहते हैं कोशिकांग। क्या कहते हैं उसको हम सभी यहाँ पर, कोशिकांग। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम इसको यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम सभी यहाँ पर शुरू करेंगे कोशिका द्रव्य से। कहां से शुरू करेंगे, कोशिका द्रव्य से। तो प्यारे बच्चों, कोशिका द्रव्य की अगर आप यहाँ पर बात करो तो जो भी हमारा कोशिका द्रव्य है उसको अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको इस सेल में एक हल्का नीले रंग का भाग दिखाई दे रहा है। ये देखो पूरा का पूरा एक हल्का नीले रंग का भाग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पूरा भरा हुआ। यही क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और जो भी हमारा साइटोप्लाज्म होता है यह कैसा होता है, तो चलो इसको भी लिखते हैं कि जो हमारा साइटोप्लाज्म होगा, जो हमारा कोशिका द्रव्य होगा वह कैसा होगा। तो सबसे पहली बात तो कि यह जेली के समान होता है। किसके समान होता है, जेली लाइक यह होता है, जेली के समान यह होता है। तो यहां से ही आपका एक क्वेश्चन बन करके तैयार हो गया। तो कई बार पूछता है कि जेली के समान जो द्रव्य हमारी कोशिका में पाया जाता है उसे किस नाम से जाना जाएगा, आंसर कोशिका द्रव्य इसे कहा जाता है, साइटोप्लाज्म इसे यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे ये कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है यह, पारदर्शी होता है। क्या होगा, पारदर्शी यह होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो भी यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है इसमें आप देखोगे कि 70 से 72% तक वाटर पाया जाता है, यानी इसमें जल पाया जाता है। ठीक है, और साथ में ही यहाँ पर होता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। और यहाँ पर क्या होता है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन, और हिंदी में इसे हम कहते हैं अवायवीय श्वसन, यहीं पर ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ना कुछ बच्चे यह पूछना चाहेंगे कि मैम यह बताइए यहाँ पर कि जो अवायवीय श्वसन है वह क्या है। तो आंसर करना कि भाई जब ऑक्सीजन नहीं है फिर भी श्वसन हो जा रहा है तो उसी को हम सभी यहाँ पर क्या कहेंगे, एनएरोबिक यानी अवायवीय श्वसन। ठीक है, अब आप लोगों ने पढ़ा ही है जल ही जीवन है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि जब हम अपनी बॉडी को देखते हैं तो हमारी बॉडी में भी 70 से 72% तक पानी पाया जाता है ना। और अगर आप यहाँ पर साइटोप्लाज्म के बारे में बात करते हो, कोशिका द्रव्य के बारे में बात करते हो, तो वहां पर भी आप सभी क्या देखेंगे, 70 से 72% तक पानी होता है। अब कुछ बच्चों ने पहले कहा कि मैम इससे पहले तो आपने 80 बताया था, तो ध्यान दो बेटा, जब मैंने प्रोटोप्लाज्म बताया, जब मैंने यहाँ पर जीव द्रव्य बताया, तो जीव द्रव्य में 80%, लेकिन कोशिका द्रव्य में कितना होगा, 70 से 72%। ठीक है, डन बच्चों यहाँ तक, चलो समझ आ गया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आगे अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि भाई यह बताइए कि जो साइटोप्लाज्म है इसकी खोज किसने की थी। ये भी तो आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है। तो आंसर यहाँ पर बात करना है कि रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसकी खोज की थी। और ये जो साइटोप्लाज्म शब्द है यह किसने दिया था, कोलिकर नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर क्या बताना है, ये बताना है कि भाई रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ही यहाँ पर इसकी खोज की थी। और फिर आपसे यह पूछा जाएगा कि भाई ये शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो आंसर करना कोलिकर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने यह शब्द यहाँ पर दिया था। ठीक है, डन बच्चों, समझ आ गया, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया।